ताम्रपाषाण सांस्कृतिक संस्कृतियां। ताम्रपाषाण युग की बस्तियां। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ। इन संस्कृतियों को ताम्रपाषाणिक कैल्कोलिथिक कहते हैं, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, पर कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और देश के अधिकांश भागों में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियां बाद में। यहां हम सर्वप्रथम ताम्रपाषाणिक संस्कृति पर ही विचार कर रहे हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे, किंतु कभी कभी वे घटिया किस्म के तांबे का भी प्रयोग करते थे। वे मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां थी। इसके विपरीत हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे और सिंधु घाटी के बाढ़ वाले मैदानों में हुई उपज की बदौलत नगर निवासी हो गए थे। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दो पुरास्थलों की खुदाई हुई है, एक आहार में और दूसरा गिलुंद में। ये पुरास्थल बनास घाटी के सूखे अंचलों में है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कैथा और एरन की खुदाई हुई है। मध्य और पश्चिमी भारत की मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की विलक्षणता है। मालवा मृद भांड, जो ताम्रपाषाण मृद भांडों में उत्कृष्टतम माना गया है। इसके कुछ मृद भांड और अन्य संस्कृति सामग्री महाराष्ट्र में भी पाई गई है, परंतु सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं। जहां उत्खनन हुए हैं वे पुरास्थल है अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद, पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव और इनामगांव, प्रकाश और नासिक। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के हैं। ये नाम जोरवे के आधार पर दिया गया है, जो अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की शाखा नदी प्रवरा के बाएं तट पर अवस्थित प्रारूपिक पुरास्थल टाइप साइट है। जोरवे संस्कृति ने मालवा संस्कृति से बहुत कुछ ग्रहण किया है, किंतु इसमें दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी है। ईसा पूर्व 1400 से 1700 के आसपास की जोरवे संस्कृति विदर्भ के कुछ भाग को तथा कोंकण के तट प्रदेश को छोड़ सारे महाराष्ट्र में फैली थी। यूं तो जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे दैमाबाद और इनामगांव नगरीकरण के स्तर तक पहुंच सी गई थी। महाराष्ट्र के सभी पुरास्थल अधिकतर काली भूरी मिट्टी वाले ऐसे अर्धशुष्क क्षेत्रों में हैं, जहां बेर और बबूल के पेड़ थे, परंतु ये नदी तट वाले क्षेत्र में पड़ते थे। इनके अलावा नवदाटोली पुरास्थल भी है, जो नर्मदा के तट पर है। अधिकांश ताम्रपाषाणिक तत्व दक्षिण भारत के नवपाषाण स्थलों में भी घुस गए थे। कई ताम्रपाषाण स्थल इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में गंगातवर्ती चिरांद के अलावा बर्दवान जिले के पांडुराजार, ढिबी और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में महेशदल उल्लेखनीय है। कुछ और पुरास्थलों की खुदाई हुई है, जिनमें उल्लेखनीय है बिहार में सैनुवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। इस संस्कृति के लोग पत्थर के छोटे छोटे औजारों और हथियारों का इस्तेमाल करते थे, जिनमें पत्थर के फलकों और फलकियों का महत्वपूर्ण स्थान था। अनेक स्थानों में, खासकर दक्षिण भारत में, प्रस्तर फलक उद्योग बढ़ा और पत्थर की कुल्हाड़ी भी चलती रही। जाहिर है कि ऐसे क्षेत्र पहाड़ियों से अधिक दूर नहीं थे। कई बस्तियों में तांबे की वस्तुएं बहुतायत से मिली है। यही हाल आहार और गिलुंद का भी प्रतीत होता है, जो राजस्थान की बनास घाटी के कमोवेश शुष्क इलाकों में पड़ते हैं। अन्यान्य समकालिक ताम्रपाषाणिक कृषक संस्कृतियों के विपरीत आहार में वास्तव में सूक्ष्म पाषाण औजारों का इस्तेमाल नहीं होता था। यहाँ पत्थर की कुल्हाड़ियों या फलकों का लगभग अभाव ही है। यहाँ कई सपाट कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और पत्तरें मिली हैं।
जो सभी तांबे की है। हालांकि एक चादर कांसे की भी पाई गई है। तांबा पास ही उपलब्ध था। आहार के लोग शुरू से ही धातु कर्म जानते थे। आहार का प्राचीन नाम तांबवती अर्थात तांबा वाली जगह है। आहार संस्कृति का काल 2100 और 99 ईसा पूर्व के बीच कहीं रखा जाता है और गिलुंद उस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े ही मिलते हैं। यहाँ एक प्रस्तर फलक उद्योग भी पाया गया है। महाराष्ट्र के जोरवे और चंदोली में सपाट आयताकार ताम्र कुठार पाए गए हैं और चंदोली में तांबे की छेनी भी मिली है। ताम्रपाषाण काल के लोग विभिन्न प्रकार के मृत भांडों का व्यवहार करते थे। इनके एक किस्म के बर्तन काले लाल रंग के हैं और लगता है इनका प्रयोग लगभग 2000 ईसा पूर्व से व्यापक तौर पर होता आया है। ये चाकों पर बनते थे और कभी कभी इन पर सफेद रैखिक आकृतियां बनी रहती थी। ये बात केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में ही नहीं है, बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल में पाई गई बस्तियों के बारे में भी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोग टोंटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तश्तरिया और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। ऐसा समझना गलत होगा कि कालेवलाल मृत भांड का व्यवहार करने वाले सभी लोग एक ही संस्कृति के हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले मृत भांड चित्रित हैं, पर पूर्वी भारत में ऐसे मृत भांड बहुत कम है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालते और खेती करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस रखते थे और हरिण का शिकार करते थे। ऊंट के भी अवशेष मिले हैं। सामान्यतः वे घोड़े से भी परिचित नहीं थे। कुछ अवशेषों की पहचान घोड़े या गधे या जंगली गधे के अंग के रूप में की गई है। लोग गोमांस तो अवश्य खाते थे, किंतु सुअर का मांस अधिक नहीं खाते थे। ध्यानाकर्षक बात यह है कि वे लोग गेहूं और चावल उपजाते थे। इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। वे मसूर, उड़द और मूंग आदि कई दलहन और मटर भी पैदा करते थे। लगभग ये सभी अनाज महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवदाटोली में भी पाए गए हैं। खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज भारत में अन्य किसी भी स्थान में शायद नहीं मिले हैं। नवदाटोली के लोग बेर और अलसी भी उपजाते थे। दक्कन की काली मिट्टी में कपास की पैदावार होती थी। निचले दक्कन में रागी, बाजरा और इस तरह के अन्य अनाजों की खेती होती थी। पूर्वी भारत में बिहार और पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने के कांटे, बंसी मिले हैं, जहां हम चावल भी पाते हैं। इससे मालूम होता है कि मछली और भात पूर्वांचल के लोगों का आहार था, जो देश के उस भाग में आज भी प्रचलित भोजन है। राजस्थान की बनास घाटी की अधिकांश बस्तियां छोटी है, किंतु आहार और गिलुंद लगभग 4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं। जिया ताम्रपाषाण युग के लोग प्राय पकी ईंटों से परिचित नहीं थे, जिनका इस्तेमाल कभी कभी ही होता था। जैसे गिलुंद में 1500 ईसा पूर्व के आसपास पकी ईंटों का इस्तेमाल हुआ। यदाकदा वे अपना घर कच्ची ईंटों से बनाते, पर अधिकतर गीली मिट्टी थोप कर बनाते और लगता है घरों पर छप्पर भी दिए जाते थे। लेकिन आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। अब तक पता चले 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। ये लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। ये पत्थर और मलबे के बुर्जों वाली कच्ची दीवार से घेर कर गढ़ जैसा बनाया प्रतीत होता है। दैमाबाद की ख्याति भारी संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। इनमें से कुछ वस्तुओं पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव लक्षित होता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनामगांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। बाद की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। ये मकान बस्ती के केंद्र में है और किसी सरदार का मकान रहा होगा। इसके निकट में ही जो कोठार है, उसमें युग की बड़ी बस्ती थी।
इसमें 100 से अधिक घर और कई कब्रें पाई गई है। ये बस्ती राजस्व के रूप में वसूला गया अनाज जमा किया जाता होगा। इनाम गांव ताम्रपाषाण किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। ताम्रपाषाण युग के लोगों की कला और शिल्प के बारे में बहुत से तथ्य ज्ञात है। वे तांबे के शिल्प कर्म में निस्संदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। हमें तांबे के औजार, हथियार और कंकड़ मिले हैं। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्टज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वे लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। अनेक स्थलों पर प्राप्त इन वस्तुओं के शिल्पियों के अतिरिक्त हमें इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्तें, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। ताम्रपाषाण अवस्था में अनाज, भवन, मृद भांड आदि में क्षेत्रीय अंतर भी दिखाई देते हैं। पूर्वी भारत चावल उपजाता था तो पश्चिमी भारत जौ और गेहूं। तिथिक्रम से देखें तो मालवा और मध्य भारत की कई बस्तियां जैसे कैथा एवं एरन पहले की प्रतीत होती है, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी भारत की बस्तियां बहुत बाद की। उनके शव, संस्कारों और पूजा पद्धति का कुछ आभास मिलता है। महाराष्ट्र में लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण स्थिति में गाड़ते थे। हड़पाई लोगों की तरह अलग अलग कब्रिस्तान नहीं होते थे। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी, जो जाहिर है कि परलोक में मृतक के इस्तेमाल के लिए होती थी। मिट्टी की स्त्रीमूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। कई कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तिकाएं भी पूजी जाती थी। इनाम गांव में मातृदेवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा से मिलती है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं ये सूचित करती है कि वृषभ, साड़ धार्मिक पंथ का प्रतीक था। बस्ती के दांचों और शव संस्कार विधि दोनों से पता चलता है कि ताम्रपाषाण समाज में असमानता आरंभ हो चुकी थी। महाराष्ट्र में पाई गई कई जोरवे बस्तियों में एक तरह का निवासगत अधिक्रम, ऊंच नीच का क्रम दिखाई देता है। कुछ बस्तियां तो 20 हेक्टेयर तक की बड़ी बड़ी है, जबकि कुछ केवल 5 हेक्टेयर या उससे भी छोटी है। इससे द्विस्तरीय निवास का आभास मिलता है। बस्तियों के विस्तार में अंतर का अर्थ है कि बड़ी बड़ी बस्तियों का दबदबा छोटी छोटी बस्तियों पर रहता था, लेकिन बड़ी और छोटी दोनों तरह की बस्तियों में सरदार और उनके नातेदार आयताकार मकानों में रहते थे और गोल झोंपड़ियों में रहने वाले पर प्रभुत्व रखते थे। इनाम गांव में शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्राय केंद्र स्थल में रहता था। इससे निवासियों के बीच सामाजिक दूरी जाहिर होती है। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदोली और नेवासा बस्तियों में पाया गया है कि कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। इनाम गांव में एक वयस्क आदमी मृत भांडों और कुछ तांबे के साथ दफनाया गया है। कैथा के एक घर में तांबे के गन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई है। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। यह स्पष्ट है कि जिनके पास ये वस्तुएं थी वे धनी थे। तिथिक्रमिक दृष्टि से गणेश्वर स्थल विशेष रूप से अवलोकनीय है। यह राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। इस क्षेत्र से खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं हैंतीर के नोक, बरछे के फल, बंसिया, सैल्ट, कंगन, छेनी आदि। इनमें से कुछ की आकृतियां सिंधु स्थलों में मिली इन वस्तुओं की आकृतियों से मिलती है। पकी मिट्टी की एक ऐसी पिंडिका मिली है जो सिंधु टाइप से मिलती जुलती है। इस स्थान में बहुत से पत्थर के छोटे छोटे औजार, माइक्रोलिथ्स मिले हैं जो ताम्रपाषाण संस्कृति के परिचायक है। यहाँ गैरिक मृदभांड,
OPC भी पाया गया है। ये लाल अनुलेपित भांड है जो अक्सर काले रंग से रंगा रहता है और मुख्यतः कलश की शक्लों में होता है। चूंकि गणेश्वर के जमाव को 2800 से 2200 ईसा पूर्व का माना जाता है, इसलिए इसकी बहुत सी वस्तुएं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से पूर्व की है। गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, पर उससे उसने कोई खास तत्व प्राप्त नहीं किया है। गणेश्वर के लोग अंशतः कृषिजीवी और मुख्यतः शिकारजीवी थे। यद्यपि उनका मुख्य शिल्प तांबे की वस्तुएं बनाना था, तथापि वे वैसे नगरीय तत्वों को विकसित नहीं कर पाए जो बाढ़ सिंचित मैदानों की उपज पर आश्रित हड़प्पाई अर्थव्यवस्था में दिखाई देते हैं। अतः गणेश्वर की पुरावस्तुओं को वैज्ञानिक भांड तासनिधि संस्कृति की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। इसकी सूक्ष्म पाषाण वस्तुओं तथा अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए गणेश्वर संस्कृति को प्रागपाई ताम्र पाषाण संस्कृति कहा जा सकता है, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई। तिथिक्रम की दृष्टि से भारत में ताम्र पाषाण बस्तियों की कई श्रृंखलाएं हैं। कुछ प्राकल्पीय हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है तथा कुछ हड़प्पोत्तर हड़प्पा अंचल के कुछ स्थलों के प्राकल्पीय स्तरों को आरंभिक हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, ताकि इसे परिपक्व नगरीय सिंधु सभ्यता से पृथक किया जा सके। इस स्पष्टतः ताम्र पाषाणिक है। यही बात पाकिस्तान के सिंध राज्य के कोटदीजी स्थल के तरह राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा की बनावली की प्राकल्पीय अवस्था बारे में भी है। प्राकल्पीय और हड़प्पोत्तर ताम्र पाषाण संस्कृतियां तथा हड़प्पा संस्कृति की समकालीन ताम्र पाषाण संस्कृतियां भी उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत में पाई जाती है। एक उदाहरण है कैथा संस्कृति, लगभग 2000-1800 ईसा पूर्व, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके मुद्भांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण हैं, पर साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। इस क्षेत्र में कई हड़प्पाई ताम्र पाषाणीय संस्कृतियां हड़प्पा संस्कृति की नगरोत्तर अवस्था से प्रभावित है। कई अन्य ताम्रपाषाण संस्कृतियां परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से उम्र में छोटी होते हुए भी सिंधु सभ्यता से जुड़ी नहीं है, जैसे नवदाटोली, एरन और नगदा में पाई गई मालवा संस्कृति 1700-1200 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। जोरवे संस्कृति 1400-700 ईसा पूर्व, जो अंशतः विदर्भ और कोंकण को छोड़ सारे महाराष्ट्र में छाई हुई है, उसके बारे में भी यही बात है। देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में ताम्रपाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र रही हैं। दक्षिण भारत में ऐसी बस्तियां हमेशा नवपाषाण युगीन बस्तियों के बाद लगातार चलती है। विंध्य क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की ताम्रपाषाण बस्तियां भी हड़प्पा संस्कृति से असंबद्ध थी। ये स्पष्ट है कि कई प्रकार की प्राक हड़प्पीय ताम्रपाषाण संस्कृतियां सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदायों के प्रसार में प्रेरक हुई और उनसे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर बना। इस प्रसंग में सिंध के अमरी और कोटदीजी तथा राजस्थान के कालीबंगा और गणेश्वर का भी नाम लिया जा सकता है। प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े, कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए। ताम्रपाषाण संस्कृति का नाम दे दिया गया। अन्य भागों में, विशेषकर पश्चिमी महाराष्ट्र और राजस्थान में, ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग बाहर से आकर बसे प्रतीत होते हैं। उनको सबसे पुरानी बस्तियां संभवतः मालवा और मध्य भारत में थी, जैसे कैथा और एरन की बस्तियां। पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियां बाद की मालूम होती है और बिहार तथा पश्चिम बंगाल की बस्तियां तो और भी बाद में बसी है। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण जनों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए और वे नवपाषाण जनों के बारे में जितना ज्ञात है उसमें कहीं अधिक अनाज उपजाते थे। विशेषकर वे पश्चिमी भारत में जौ, गेहूं और मूंग तथा दक्षिणी और पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे। वे अन्न के साथ साथ मछली भी खाते थे। पश्चिम भारत में पशुओं का मांस अधिक चलता था।
पर पूर्वी भारत के भोजन में मछली और भात का प्रमुख स्थान था। पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बस्तियों के और भी अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश में कैथा और एरन की और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। इसके विपरीत पूर्वी भारत के चिरांद और पांडु राजा ढिबी की संरचना के अवशेष कम हैं। उनसे सिर्फ खंभों, खाइयों और गोलाकार घरों की जानकारी मिलती है। शव संस्कार विधियां भिन्न थी। महाराष्ट्र में मृतक उत्तर दक्षिण सीध में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूरब पश्चिम सीध में, पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण एक्सटेंडेड बरियल शवाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान फ्रैक्शनल बरियल चलता था। ताम्रपाषाण संस्कृतियों की दुर्बलताएं। ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी, भेड़ बकरे पालते थे और उन्हें अपने आंगन में ही बांध कर रखते थे। शायद वे पशुपालन मांस के लिए करते थे। दूध पीने के लिए या घी आदि बनाने के लिए उनको दुहते नहीं थे। कई जनजातियों के लोग जैसे बस्तर के गोंड मानते हैं कि पशुओं का दूध केवल पशुओं के बच्चों के लिए है, इसलिए वे दुहते नहीं हैं। इस कारण ताम्रपाषाण युग के लोग पशुओं से पूरा फायदा नहीं उठा सके और ताम्रपाषाण युग के जो लोग मध्य और पश्चिमी भारत के काली कपास मिट्टी वाले क्षेत्र में रहते थे, गहन या विस्तृत पैमाने पर खेती नहीं कर पाए। ताम्रपाषाण स्थलों में न हल और न फावड़ा हो ही पाया गया है। वे अपने जमीन खोदने वाले डंडे, डिगिंग स्टिक में पत्थर का छिद्रित चक्का दबाव के लिए लटका देते थे और इससे केवल झूम खेती कर पाते थे। ऐसी खनन्यष्टि से तो केवल राख में ही खेती करनी संभव थी। काली मिट्टी में गहन और व्यापक खेती करने के लिए लोहे के उपकरणों का प्रयोग आवश्यक था, जिनका स्थान ताम्रपाषाण संस्कृति में था ही नहीं। पूर्वी भारत में लाल मिट्टी वाले इलाकों में रहने वाले ताम्रपाषाणिक लोगों की भी यही कठिनाई थी। पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों के शवाधानों से ताम्रपाषाण संस्कृतियों की आम दुर्बलता प्रकट होती है। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के होते हुए भी बच्चों के मरने की दर बहुत ऊंची थी। पोषाहार की कमी, चिकित्सा के ज्ञान का अभाव या महामारी का प्रकोप इसका कारण हो सकता है। जो भी हो, ताम्रपाषाण संस्कृति का सामाजिक और आर्थिक ढांचा आयुवर्धक नहीं हुआ। ताम्रपाषाण संस्कृति तत्वतः ग्रामीण पृष्ठभूमि पर खड़ी थी। इसके जीवन की सारी अवधि में तांबा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहा और धातु के रूप में तांबा कुछ सीमित ही काम दे सकता था। यूं भी तांबे का बना औजार लचीला होता था। लोग तांबे में टिन को मिश्रित करके कांसा बनाना नहीं जानते थे, जो तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता है। कांसे के औजारों के इस्तेमाल से क्रीट, मिस्र और मेसोपोटामिया में और सिंधु घाटी में भी प्राचीनतम सभ्यताओं के विकास में बड़ी सुविधा मिली थी। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। सभ्यता के ये सभी तत्व हमें भारतीय उपमहादेश के सिंधु क्षेत्र के अधिकतर भाग में विद्यमान दिखाई पड़ते हैं। अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियां उम्र में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की है। फिर भी ये संस्कृतियां सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उन्नत तकनीकी ज्ञान से कोई ठोस फायदा नहीं उठा पाई। ताम्रनिधियां और गैरिक मृदभांड अवस्था, 80 से भी अधिक ताम्रनिधियां, ताम्र उपकरणों के जखीरे जिनमें अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, खड्ग, हारपून, शूल, आदमी जैसी मूर्तें आदि चीजें हैं। पूरब में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाई गई है। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार और हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं, लेकिन इन ताम्रनिधियों में से लगभग आधी गंगा यमुना दोआब में केंद्रित है। अन्य क्षेत्रों में जहां तहां तांबे के हारपून, दुसिंगी तलवार और मानव मूर्तियां मिलती हैं। ये शिल्प वस्तुएं कई तरह के काम देती थी।
ये केवल मछली पकड़ने, शिकार करने या लड़ाई करने के लिए ही नहीं थी, बल्कि शिल्प कर्म और कृषि कर्म के लिए भी उपयोगी थी। इन उपकरणों से यह स्वतः सिद्ध होता है कि तांबे के कारीगरों को अच्छी तकनीकी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी और वे वस्तुएं खानाबदोश लोगों या आदिम कारीगरों की कृति नहीं हो सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों में की गई खुदाई में इनमें से कुछ वस्तुएं गैरिक मृदमांडों और कच्ची मिट्टी के घरद्वारों के साथ मिली है। एक स्थान में कहीं कहीं पकी ईंट के टुकड़े भी पाए गए हैं। खुदाई में पत्थर के औजार भी मिले हैं। इन बातों में यह प्रकट होता है कि ताम्र निधियों में पत्थर के औजारों के साथ मिले तांबे के इन उपकरणों का प्रयोग करने वाले लोग स्थायी जीवन बिताने वाले थे और उन ताम्रपाषाण कृषकों और शिल्पियों में थे जो दोआब के बड़े भाग में सबसे पहले बसे। अधिकांश गैरिक मृदभांड स्थल दोआब के ऊपरी हिस्से में पड़ते हैं, लेकिन छिटपुट ताम्रनिधियां बिहार और अन्य प्रदेशों के पठार क्षेत्रों में मिली है। बहुत से ताम्र सेल राजस्थान के खेतरी अंचल में भी पाए गए हैं। गैरिक मृदभांड संस्कृति का काल 8 वैज्ञानिक तिथि निर्धारणों के आधार पर मोटे तौर पर 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा जा सकता है। जब गैरिक मृदभांड बस्तियां समाप्त हुई, उस समय से लगभग 1000 ईसा पूर्व तक दोआब में कोई खास बस्तियां नहीं दिखाई देती। हमें कालेवलाल मृदभांड वाले लोगों की कुछ बस्तियों का अस्तित्व मालूम है, लेकिन उनके पास अवशेषों का जमाव इतना पतला है और पुरावस्तुएं इतनी कम है कि उनसे लोगों के सांस्कृतिक साधनों की कोई स्पष्ट और विशिष्ट छवि नहीं मिलती है। जो भी हो, दोआब के ऊपरी भाग में गैरिक मृदभांड वाले लोगों के उदय के साथ ही बस्ती आरंभ होती है। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुरा में गैरिक मृदभांड का सबसे मोटा जमाव देखा गया है, जो 1.1 मीटर है। फिर भी प्रतीत होता है कि किसी भी स्थान पर ये बस्तियां लगभग 100 बरस से अधिक नहीं टिकी और न ये आकार में बड़ी है, न तो विस्तृत क्षेत्र में फैली ही है। पता नहीं कि ये बस्तियां क्यों और कैसे समाप्त हो गई। कहा जाता है कि एक विशाल क्षेत्र में बाढ़ आने और उसके बाद वहां जलजमाव हो जाने के कारण वो इलाका मानव निवास के लिए अनुपयुक्त हो गया होगा। कुछ विद्वानों के अनुसार गैरिक मृदभांड के गठन में जो अभी ढीलापन पाया जाता है, वो दीर्घकाल तक पानी में रहने के कारण हो सकता है। गैरिक मृदभांड वाले लोग हड़पाई लोगों के कनीय समसामयिक थे और वे जिस गैरिक मृदभांड वाले क्षेत्रों में रहते थे, वो हड़पाई क्षेत्र से बहुत दूर नहीं है। इसलिए हमें गैरिक मृदभांड वाले लोगों और कांसे का प्रयोग करने वाले हड़पाई लोगों के बीच कुछ आदान प्रदान का अनुमान कर सकते हैं। कालक्रम 2800 से 2200 ईसा पूर्व। गणेश्वर राजस्थान के निक्षेप की तिथि 2100 से 1500 ईसा पूर्व। आहार बनास घाटी राजस्थान ताम्रपाषाण संस्कृति 2000 ईसा पूर्व और काला और लाल मृदभांड का व्यापक प्रयोग। उसके बाद 2000 से 1800 ईसा पूर्व। कायथा मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाण संस्कृति 2000 से 1500 ईसा पूर्व। गैरिक मृदभांड संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व। मध्य प्रदेश अंतर्गत नवदाटोली, एरन और नगद में मालवा संस्कृति 1500 ईसा पूर्व। गिलुंद राजस्थान में ताम्रपाषाण कालीन पकी ईंटें 1400 से 700 ईसा पूर्व। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र 1200 ईसा पूर्व। मध्य और पूर्वी भारत में अनेक ताम्रपाषाण कालीन स्थल 1200 ईसा पूर्व और मध्य और पूर्वी भारत में अनेक ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों का उसके बाद लोप द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक ताम्रपाषाण कालीन काला और लाल मृदभांड बरकरार। अगर आपको भारत के इतिहास से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंडियन हिस्ट्री FM को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार जब हम इतिहास के नए पन्ने खोलें
तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। धन्यवाद। जय हिंद।